अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज देखेंगे स्वार्म इंटेलिजेंस को। ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और आपके जो नेक्स्ट वीक के दोनों लेक्चर्स हैं उनको कंबाइन उनका लेक्चर आपका ये स्वार्म इंटेलिजेंस का है। तो क्योंकि ये एक रिदम में चलेगा तो इसलिए इसको मैं एक वीडियो में ही कवर करूँगा। तो ये जो वीडियो है ये दो लेक्चर्स हैं, वीक के जो दो लेक्चर्स होती हैं उन पर कंसिस्ट करेगी। तो टॉपिक का नाम है स्वार्म इंटेलिजेंस। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी स्टार्ट में जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इवन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ जनरल चीज़ों को देखेंगे, कुछ नेचर की चीज़ों को देखेंगे और एंड पे जाके फिर हम उसका लिंक जो है वो अपनी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ेंगे। तो बेसिकली स्वार्म इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है इसमें स्वार्म का जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना, किसी भी चीज़ का झुंड होना, तो क्लस्टर होना। तो स्वार्म कहते हैं क्लस्टर को, किसी भी चीज़ के जो फ्लॉक होता है उसको या किसी भी चीज़ के इकट्ठा होने को, झुंड को कहते हैं स्वार्म। तो ये कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें हम नेचर की चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ एनिमल्स की हैबिट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका लिंक जोड़ेंगे अपनी कंप्यूटर साइंस के साथ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपके पास एक लाइन में कहूँगा फ्रॉम नेचुरल टू आर्टिफिशियल सिस्टम, और इसके अंदर आपको कुछ इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आंट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो यस, इसके अंदर हम कुछ आंट्स वालों को ही आंट्स की कुछ हैबिट्स को ही देखेंगे और उसके स्वार्म को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका लिंक जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ेंगे। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि रियल वर्ल्ड इंसेक्ट एग्जांपल देखनी है, थ्योरी ऑफ स्वार्म इंटेलिजेंस पढ़नी है, आंट, फेरोमोन और फूड फोराजिंग डेमो देखना है, पार्टिकल स्वार्म इंटेलिजेंस जो हमारा मेन टॉपिक है पीएसओ उसको देखना है, इसका सूडो कोड एल्गोरिथम देखना है और फिर एंड पे आंट कॉलोनी की ऑप्टिमाइजेशन देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल वर्ल्ड इंसेक्ट एग्जांपल से कि जो हमारे रियल वर्ल्ड में इंसेक्ट होते हैं, जो हशरात होते हैं, वो उनकी कुछ एग्जांपल। तो पहले मैं बात करता हूँ बीज की। बीज जो हैं, जो शहद की मक्खियाँ आपकी होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीज में ऐसे होता है कि आपकी कॉलोनी कॉपरेशन होती है कि बीज जहाँ पर रहती हैं उसको हम कॉलोनी बोलते हैं कि वो एक कॉलोनी है, वो कॉलोनी कॉपरेशन करती हैं। यानी कि एक बी के अंदर जो भी आपकी बीज रहती हैं, जो उसका छत्ता होता है, हाइव होता है, उसके अंदर वो कॉपरेशन से रहती हैं, यानी कि वो काफ़ी चीज़ों पे कॉपरेट करके वहाँ पर अपना वो रहती हैं। उसके बाद वो हाइव का जो टेम्परेचर होता है वो उसको रेगुलेट करती हैं। ये हम बीज की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि बाय नेचर या फ्रॉम द गॉड इनको क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिली हैं जो शायद हमें अभी तक नहीं पता थी। तो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो अपना जो हाइव का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट रखती हैं, यानी कि जो भी मौसम आता है उस मौसम के हिसाब से वो अपना जो उनका छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो उसको रेगुलेट कर रखती है, उसको मेंटेन रखती हैं। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है बीज की, ये इनको नेचर की तरफ से मिलती है, इनको अल्लाह की तरफ से ये प्रॉपर्टीज मिलती है। अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी वाया स्पेशलाइजेशन कि इनमें एक और ख़ासियत ये होती है कि इनके जो कॉलोनी के अंदर जो लेबर की डिवीजन होती है, यानी कि इनकी कॉलोनी के अंदर जहाँ पर ये रहती हैं बीज, वहाँ पर जो भी काम होता है ना उसकी डिवीजन हुई होती है लेबर की, यानी कि उन्होंने डिवाइड किया होता है कि जो भी वो लोग वो काम करती हैं। इसके अलावा वो जो कम्युनिकेशन उनकी होती है, जो फूड सोर्सेज जो जहाँ से उन्होंने खुराक लेनी होती है वो एक्सप्लॉइट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हाइव। उनका जो हाइव होता है, उनका जो छत्ता होता है, उससे डिस्टेंस और क्वालिटी के हिसाब से वो अपना फूड सोर्स होती है उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसको देखती हैं। अच्छा, ये तो जो कुछ बात थी बीज की। उसके बाद हम आते हैं आंट्स पे। आंट्स भी एक इंसेक्ट में आती है। आंट्स के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑर्गेनाइज करती हैं हाईवेज को टू एंड फ्रॉम देयर फोरेजिंग साइट्स बाय लीविंग फेरोमोन ट्रेल्स। अच्छा, ये जो एक लाइन है इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताने वाली हैं। सबसे पहले एक हमने लफ्ज़ पढ़ा है यहाँ पर फेरोमोन। फेरोमोन बेसिकली एक आंट्स के अंदर एक केमिकल होता है जिससे वो कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि ये जो आंट्स होती हैं, जब भी आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी दो आंट्स ऑपोजिट साइड से आए और वो एक दूसरे के पास आए तो वो थोड़ी देर के लिए अपने जो एंटीनाज होते हैं, अपना जो फेस होता है, अपना जो उनका जो आगे हेड होता है, वो एक दूसरे के साथ टच करती हैं, उसके बाद वो आगे जाती हैं।
तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो एक फेरोमोन होता है, फेरोमोन एक केमिकल होता है जो आंट्स के अंदर बनता है, और जो भी एक आंट ने दूसरे आंट को मैसेज फॉरवर्ड करना होता है वो फेरोमोन के थ्रू करती है। यानी कि फेरोमोन एक लिक्विड टाइप होता है, वो लिक्विड एक से दूसरे को ट्रांसफर करती हैं, जिससे एक आंट का मैसेज दूसरे को चला जाता है। और दूसरा होता है फोराजिंग। फोराजिंग कहते हैं आपका जो फूड होता है उसको सर्च करने को, या जो फूड से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको हम फोराजिंग बोलते हैं आंट्स के टर्म में। तो ये जो आंट्स जब भी किसी जगह पर अपना खाना लेने जा रही होती हैं तो वो एक हाईवे की तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं फोराजिंग साइट्स को बाय लीविंग फेरोमोन ट्रेल्स। तो उसमें होता है ऐसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह पर उनका फूड है और दूसरी जगह पर आंट्स है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो आंट्स एक तरतीब में चल रही होती हैं, एक दूसरे के पीछे हाईवेज की जो गाड़ियां होती हैं उसकी तरह से बिल्कुल एक तरतीब में एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं फोराजिंग साइट्स पर, और वो एक दूसरे को फेरोमोन ट्रेल से अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हैं। यानी कि जब भी एक आंट ने दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करना होता है तो वो फेरोमोन ट्रेल से अपना आंसर, अपना जो होता है कम्युनिकेशन होती है वो करती हैं, और वो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने जब भी वो एक जगह पर चल रही होती है तो उन्होंने बॉडीज की चेन बनाई हुई होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल थोड़ा सा हैवी हो जो कि आंट अकेली उठा ना सकती हो तो वो फिर चेन बनाती हैं, यानी कि एक आंट दूसरी आंट तीसरी आंट, ऐसे उन्होंने एक चेन बनाई होती हैं और वो इकट्ठी उस जो पार्टिकल होता है उसको खींच रही होती हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेजर एंड माइनर आंट्स, और उनकी जो कॉलोनी होती है, आंट कॉलोनी जहाँ पर वो रहती हैं, वहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जो काम की तकसीम होती है, वो मेजर और माइनर आंट्स के दरमियान होती है। यानी कि वो आंट्स जो कि मेजर आंट्स हैं उनको जो काम होता है वो उसी हिसाब से ज़्यादा डिवाइड होता है, और जो माइनर आंट्स हैं वो उनको उसी हिसाब से काम कम डिवाइड होता है। अब ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी तक हमने बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं किया। सो बेसिकली ये वो कंसेप्ट हैं, ये वो हमारे इंसेक्ट्स के बिहेवियर हैं जो शायद इससे पहले हमें इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, या हमने ऑब्जर्व किए थे, हमने गौर नहीं किया था कि ये काम होता कैसे है। तो अभी तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि बीज किस तरह से काम करती हैं और आंट्स किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद आती है स्वार्म इंटेलिजेंस इन थ्योरी। यहाँ ये शुरू करने से पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमने अभी जो बीज का बिहेवियर पढ़ा और हमने आंट्स का बिहेवियर पढ़ा वो किस तरह का था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्वार्म इंटेलिजेंस इन थ्योरी, कि थ्योरी के अंदर स्वार्म इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर इसके एल्गोरिथम वगैरह को देखेंगे। इसको समझाने के लिए आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम डिस्कस कर रहे हैं एन इन डेप्थ लुक एट रियल आंट बिहेवियर, जो असल आंट्स का बिहेवियर होता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो जगह है नेस्ट जहाँ पर आंट्स रहती हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर आंट्स का फूड है, और ये एक पूरा पाथ है, और ये कुछ आंट्स आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर एक आंट्स का नेस्ट है और आंट्स ने यहाँ से निकल के अपने फूड की तरफ जाना है। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल वो अपने फूड की तरफ जा रही थी, कुछ फूड लेके वापस आ रही थी, तो यहाँ पर पूरा एक क्लस्टर था। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने इनका जो एक पाथ था जहाँ से वो आ रही थी और जा रही थी, वहाँ पे आपने दरम्यान में एक ऑब्स्टेकल रख दिया। वहाँ पर आपने दरम्यान में एक कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, कोई आपने दरम्यान में एक कोई चीज़ रख दी जिससे इंटरप्शन हुई, जिनसे उनका जो पाथ है वो अफेक्ट हुआ। अब होगा ये कि जब आप उन आंट्स के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल रखेंगे तो आंट्स जो होंगी वो, और आप ये देखेंगे आपने जब भी आपने जो ऑब्स्टेकल रखा है वो इस लाइन से जहाँ पर वो जा रही थी ऊपर भी है और नीचे भी है, ज़्यादा वो नीचे है थोड़ा वो ऊपर है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोन वगैरह रख दिया और वो स्टोन ज़्यादा नीचे की तरफ था और ये इस लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ था। अब होगा क्या, जब आप ऐसा काम करेंगे तो होगा ये कि आंट्स जो होंगी वो दोनों साइड पर जाएंगी, कुछ आंट्स ऊपर की तरफ को जाएंगी, कुछ आंट्स नीचे की तरफ को जाएंगी। अब अगर तो आंट्स ने यहाँ पर एक बिहेवियर चूज करना है, यहाँ तो सारी आंट्स ऊपर से जाएंगी या सारी आंट्स नीचे से जाएंगी, क्योंकि ये हम पहले ही आंट्स के बिहेवियर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आंट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करती हैं, वो एक दूसरे के साथ चेन बना के चलती हैं, और वो बिल्कुल एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह एक पूरे पाथ में, एक हाईवे की पाथ में वो जा रही होती हैं। अब जब कुछ आंट्स ऊपर जाएंगे कुछ आंट्स नीचे जाएंगी, अब होगा ये कि जो अगर आंट्स नीचे वाला पाथ अडॉप्ट करेंगी तो नेस्ट से फूड तक पहुंचने में उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो नीचे वाला पाथ है वो ज़्यादा लंबा पाथ है।
लेकिन अगर वो ऊपर वाला पाथ चूज करेंगी तो वो कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाएंगी। तो अब कुछ आंट्स नीचे जाएंगी, कुछ आंट्स ऊपर जाएंगी, और यहाँ से वो दोनों आंट्स जो भी ऊपर गई हैं और जो नीचे गई हैं वो एक दूसरे को ये मैसेज कन्वे करेंगी कि कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, कहाँ पर ज़्यादा फासला लगता है। तो जब उनको ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगी तो फिर सारी की सारी आंट्स जो होंगी वो जो छोटा पाथ है वो चूज करेंगी और वहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगी। अब ये वो नेचर है जो इनको नेचुरली इन लोगों को पता है, आर्ट्स को पता है कि इन्होंने इस तरह से अपना काम करना है। तो जो उनका नया शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये वाला बन जाएगा। अब अगर आप ये काम करें कि अगर आप अपना ऑब्स्टैकल है वो उल्टा रख दें, यानी कि नीचे वो कम हो और ऊपर वो ज़्यादा हो, तो होगा ये कि जो ऊपर कि कुछ आर्ट्स ऊपर जाएंगी, कुछ आर्ट्स नीचे आएंगी। अब जब दोनों आर्ट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगी कि कौन सा जो है वो पाथ शॉर्टेस्ट है, फेरोमोन के थ्रू एक दूसरे को मैसेज पास करेंगी, तो उससे होगा ये कि सब आर्ट्स इस बात पर अग्री हो जाएंगी कि जो नीचे वाला पाथ है दैट इज कंपेरेटिवली शॉर्टर पाथ। तो वो सारी की सारी आर्ट्स जो होंगी वो भी शॉर्टेस्ट पाथ से मूव होना शुरू हो जाएंगी। ये वो चीज़ें थी जो कि आंट्स के बिहेवियर में जनरली होती हैं कि जब भी आंट्स के रास्ते में आप कोई ऑब्स्टैकल रखते हैं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को देखती हैं और उस शॉर्टेस्ट पाथ के हिसाब से वो अपना जो पाथ है वो मूव करती हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आंट फेरोमोन और फूड फॉर एजिंग, जिसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं, आंट फेरोमोन और फूड फॉर एजिंग। इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल में कि आर्ट्स कम्युनिकेट कैसे करती हैं। ये आपको कुछ स्लाइड्स पहले भी मैं ये चीज़ जनरली बता चुका हूँ, लेकिन फॉर्मली इसको हम अभी देखते हैं कि आर्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं। तो इफ़ यू वॉच आर्ट्स ऑन ट्रेल, जब आप आर्ट्स को एक ट्रेल में देखते हैं, एक सीध में देखते हैं, एक लाइन में आता जाता देखते हैं, तो आप अक्सर ये नोटिस करते हैं कि जब भी कोई आर्ट एक दूसरे के पास से गुजरती है तो वो अपना जो एंटीना होता है, जो लॉन्ग फीलर्स उसके हेड पे लगे हुए होते हैं आगे, वो एक दूसरे के साथ टच करती हैं जब वो मिलती हैं। लाइक इफ यू वॉच आर्ट्स ऑन ट्रेल यू विल नोटिस दैट दे ऑफन टच ईच अदर विद देयर एंटीनास व्हेन दे मीट, कि जब वो मिलती हैं एक दूसरे के साथ तो वो अपने एंटीनास जो होते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे के साथ टच करती हैं। असल में वो जो टच करती हैं वो आर्ट्स एक दूसरे को अपना मैसेज दे रही होती हैं, एक दूसरे को बता रही होती हैं। और आंट्स क्योंकि ऐसे बोल नहीं सकती हैं तो इसमें जो बाय नेचर अल्लाह की तरफ से जो इनका मैसेज की कम्युनिकेशन का तरीका है वो है फेरोमोन। तो फेरोमोन जो होता है वो एक सेंट केमिकल होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी एक आंट ने दूसरे आंट को अपना कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है तो वो आंट जो होती है वो अपने अंदर एक फेरोमोन क्रिएट करती है जो कि एक केमिकल होता है, और उस केमिकल के अंदर वो मैसेज लिखा हुआ होता है, वो मैसेज डिकोड हुआ होता है। अब जब वो आंट दूसरी आंट के पास से गुजरती है तो वो अपना एंटीना दूसरे के एंटीना पे टच करती है, जिससे एक आंट का फेरोमोन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है जिसके अंदर उसका जो कम्युनिकेशन मैसेज था वो लिखा है। और इस तरह से एक आंट से जब दूसरी आंट में फेरोमोन ट्रांसफर होता है तो उस फेरोमोन से वो ये समझ जाती है कि दूसरी आंट क्या कहना चाह रही है, उसका क्या मैसेज है, कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रही है। तो ये वो चीज़ होती है जो कि आंट की हम फेरोमोन में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन PSO। इसके लिए सारी पुरानी डिस्कशन हमने किया है कि पार्टिकल स्वार्म क्या होता है और फिर इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, ये जो अब एक लफ्ज़ है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSO भी कह रहे हैं। अब इसके अंदर तीन लफ्ज़ हैं, एक है पार्टिकल, एक है स्वार्म और एक है ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल क्या होता है। तो पार्टिकल इज अ स्मॉल लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट हैव सेवरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज वॉल्यूम और मास। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, स्मॉल लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, छोटा ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल होता है। कोई भी जो हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। स्वार्म क्या होता है? स्वार्म को मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि स्वार्म का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग दैट कैन मूव इन लार्ज नंबर ऑफ कलेक्टिवली, कि किसी भी चीज़ की जो कलेक्शन होती है ना वो स्वार्म होता है। जैसे कि बर्ड्स फ्लॉक, जो बर्ड्स होते हैं उनका जो फ्लॉक एक झुंड होता है, एनिमल का जो क्राउड होता है, और आंट्स का स्वार्म होता है। तो ये जो स्वार्म कहते हैं किसी भी चीज़ के झुंड को, किसी भी चीज़ के इकट्ठे होने को, किसी भी चीज़ की कलेक्शन को। सो पार्टिकल इज अ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं, और स्वार्म कहते हैं किसी भी चीज़ की कलेक्शन को, कम्बिनेशन को। ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसका मतलब होता है कि हमने बेस्ट रिजल्ट हासिल करना।
द एक्शन टू गेट द बेस्ट और द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ रिसोर्स, किसी भी जो रिसोर्स होता है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना या उसका अच्छा मोस्ट इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन यूजुअली वी सिलेक्ट दैट पाथ जो कि सबसे छोटा पाथ होता है, जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पाथ होता है, और वो जो सबसे छोटा पाथ होता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो ऑप्टिमल पाथ होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसी भी बेस्ट चीज को, जो बेस्ट पॉसिबल चीज होती है। सो देन पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बना कि ये एक टेक्निक है, ये एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। पॉपुलेशन बेस्ड का मतलब है कि ये एक जो है पॉपुलेशन पे यूज होती है, जो कि डेवलप हुई डॉक्टर एबरहार्ट और डॉक्टर केनेडी 1995। और उनको ये टेक्निक कहाँ से पता चली, उन्होंने इंस्पायर हुए थे वो बर्ड फ्लॉकिंग और आंट स्वार्म। उन्होंने जब भी देखा कि जो बर्ड का फ्लॉक होता है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से चलता है, या जो आंट का स्वार्म होता है कि जब भी एक कलेक्शन होती है आंट की और उस कलेक्शन को आप एक जगह से दूसरी जगह आंट जा रही होती है और आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो इंटेलिजेंटली अपना शॉर्टेस्ट पाथ ही देखती हैं। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था जिसका नाम है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। सो दिस टेक्निक वर्क्स ऑन पॉपुलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड दस ऑप्टिमाइज गेट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट। यानी कि ये जो टेक्निक होती है ये पॉपुलेशन जो लार्ज पॉपुलेशन होती है उन पर यूज होती है और ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सो फ्लॉको बर्ड्स इस तरह का हम देखते हैं कि जो जब भी बर्ड्स एक साथ अपना एक क्लस्टर बना के एक फ्लॉक बना के जा रहे होते हैं तो वो यूजुअली इस तरह से हम देखते हैं कि हमें शो हो रहे होते हैं कि एक बर्ड आगे होता है और कुछ बर्ड उसके पीछे होते हैं। इसकी डिस्कशन हम अभी आगे करते हैं। सो बेसिकली ये जो टेक्निक होती है पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक, ये टेक्निक सिमुलेट करती है, ये टेक्निक कॉपी करती है किसको, बिहेवियर ऑफ फ्लॉकिंग बर्ड फ्लॉकिंग। जो बर्ड की फ्लॉकिंग होती है उसकी जो बिहेवियर होता है उसको वो सिमुलेट करती है, उसकी नकल करती हैं, उसकी कॉपी करती हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं एक सिनेरियो के थ्रू। फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स आर रैंडमली सर्चिंग फॉर फूड इन एन एरिया, के कुछ परिंदे हैं जो कि एक एरिया के अंदर फूड तलाश कर रहे हैं, अपना खाना तलाश कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन पीस ऑफ फूड इन एन एरिया, उस एरिया के अंदर सिर्फ एक ही पीस ऑफ फूड, एक ही जगह पर खाना पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ऑल द बर्ड्स डोंट नो वेयर द फूड इज। अब जो सारे बर्ड्स हैं उनको ये नहीं पता कि वो फूड है किधर, बट दे नो इन ईच आइट्रेशन हाउ फार इज द फूड। लेकिन उनको ये पता चल जाता है बाय नेचर के जो खाना वो यहाँ से कितना दूर है। हर आइट्रेशन में जब वो चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि वो खाना कितना दूर पड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो खाना है कहाँ पे। सो व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू फाइंड फूड, तो फिर उनके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होगी कि वो खाना तलाश करें। तो उनके लिए सबसे इफेक्टिव वे ये होगा कि उस बर्ड को फॉलो किया जाए जो बर्ड उस फूड के नियरेस्ट है। देखें ना कि अगर ऐसे होता है कि अगर वो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो खाना ढूंढने में लग जाएं और कोई किसी को फॉलो ना करे बल्कि सारे रैंडमली मूव कर रहे हो तो माइट भी पॉसिबल कि किसी को भी खाना ना मिले। लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी जगह पर आप कोई फूड रखते हैं तो वहां पर पहले एक दो बर्ड्स आते हैं और उन एक दो बर्ड्स के कुछ मिनट्स के बाद बहुत सारे बर्ड्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक्चुअली होता बर्ड्स का बिहेवियर ये होता है कि वो बर्ड्स जो होते हैं वो एक बर्ड उस बर्ड को फॉलो करता है जो बर्ड उसके खाने के करीब होता है, फिर वो तीसरा बर्ड उस दूसरे को फॉलो करता है, फिर फोर्थ बर्ड उस थर्ड को फॉलो करता है और ऐसे वो एक दूसरे के पीछे फॉलो करते करते एट लास्ट फूड पे पहुंच जाते हैं। सो जो पीएसओ की टेक्निक है वो भी कुछ इसी तरह से ही काम करती है कि पीएसओ के अंदर ईच सिंगल सोल्यूशन जो होता है ना वो बर्ड होता है सर्च स्पेस के अंदर, और जब हमें एक सिंगल सोल्यूशन मिलता है तो बाकी सोल्यूशन उसी को फॉलो करते हुए हमें मिलते हैं। द पार्टिकल्स फ्लाई थ्रू द प्रॉब्लम स्पेस बाय फॉलोइंग करंट ऑप्टिमम पार्टिकल, के जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं फॉलो करते हुए कि जो भी ऑप्टिमम पार्टिकल होता है, जो भी उनके करीब तरीन परिंदा जो कि खाने के पास होता है वो उसको फॉलो करते हैं और वो सारे एक दूसरे को फॉलो करते करते वो सारे के सारे फूड के पास पहुंच जाते हैं। अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। अच्छा, ईच बर्ड हैज इट्स वैल्यू पी बेस्ट, हर बर्ड की अपनी की वैल्यू है पी बेस्ट, जिसका मतलब है पर्सनल बेस्ट, जिसका मतलब है कि वो अकेला बर्ड खाने से कितना करीब है। इनके पी बेस्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो अकेला बर्ड खाने के उतने ज्यादा करीब है, वो उतना ज्यादा अच्छी जगह पर है। एक इसके अलावा वैल्यू होती है जी बेस्ट, जिसका मतलब होता है ग्रुप बेस्ट।
ग्रुप बेस्ट का मतलब होता है कि वो सारा का सारा स्वाम जो है ना वो कितना करीब है बर्ड के, वो सॉरी फूड के कितना करीब है। तो पी बेस्ट की वैल्यू है, पी बेस्ट का मतलब होता है कि एक अकेला बर्ड कितना खाने के करीब है, और जी बेस्ट ग्रुप बेस्ट का मतलब होता है कि पूरा क्लस्टर, पूरा जो स्वाम है, पूरा जो फ्लॉक है, वो उस खाने के कितना करीब है। अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ। अच्छा, अब इसमें के अंदर दो इक्वेशंस है हमारे पास, कुछ इनकी पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर इनको हम डिस्कस करते हैं। जहां पर v का मतलब है वेलोसिटी, v ऑफ t का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। किसी भी वक्त t पे जो पार्टिकल है, आप समझ लें कि वो कोई बर्ड है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है। उसके बाद xt का मतलब है कि पार्टिकल पोजीशन एट टाइम t, कि वो जो पार्टिकल है, वो जो हमारा बर्ड है, वो किसी भी टाइम t पर उसकी पोजीशन क्या है। तो ये दो चीजें हम पहले समझते हैं कि v का मतलब है वेलोसिटी, किसी भी वक्त t, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस वक्त किसी भी बर्ड की वेलोसिटी क्या है और किसी भी बर्ड की पोजीशन क्या है। तो वेलोसिटी का मतलब है v और पोजीशन का मतलब है x। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने अगर अगले टाइम में, मतलब कि t+1 नेक्स्ट टाइम में हमने पोजीशन निकालनी हो किसी भी वर्ड की, कि अभी t में वो इधर है, लेकिन t+1 टाइम में, मतलब वो नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो बर्ड कहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो वो इक्वल होता है xt+1, यानी कि अगले जो इंस्टेंस है टाइम का, उस पर उसकी जो पोजीशन है वो इक्वल होती है x ऑफ t के, यानी कि अभी उसकी पोजीशन क्या है, प्लस अगली वेलोसिटी vt+1 अगले टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या है, वो इसके बराबर होता है। ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो भी आगे यूज होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें हैं। W को हम कहते हैं इनर्शिया वेट, C1 C2 दो कांस्टेंट है जो कि लर्निंग फैक्टर है या एक्सेलरेशन फैक्टर है कि कितनी जल्दी से चीज हमारा एल्गोरिथम जो वो लर्न कर रहा है। रैंड जो है वो 0 और 1 के दरमियान कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर है। और इसके अलावा एक्स पी बेस्ट का मतलब है कि पी बेस्ट की जो पार्टिकल की बेस्ट पोजीशन क्या है, यानी कि परिंदे की बेस्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि पी बेस्ट का मतलब होता है उसकी पर्सनल बेस्ट, यानी कि उसकी अपनी परिंदे की पोजीशन क्या है। और जी बेस्ट का मतलब होता है वो जो पूरा क्लस्टर है, पूरा जो फ्लॉक है, उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे कि डब्ल्यू वी टी प्लस C1 मल्टीप्लाई रैंडम नंबर मल्टीप्लाई एक्स पी बेस्ट माइनस एक्स टी प्लस C2 रैंड मल्टीप्लाई एक्स जी बेस्ट माइनस एक्स टी। याद रखना इसको आसान है कि हम सबसे पहले आप ये देखेंगे vt+1, क्योंकि आपका जो पहली इक्वेशन थी उसने आपको अगला जो टाइम था उस पर आने वाला डिस्टेंस दिया कि अगले टाइम पे पोजीशन क्या होगी। इस इक्वेशन ने आपको ये देना है कि अगले टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, और उसमें ये है कि w मल्टीप्लाई vt अभी की वेलोसिटी प्लस C1 रैंड मल्टीप्लाई एक्स पी बेस्ट माइनस एक्स टी, ये एक हो गई, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और प्लस C1 की जगह C2 रैंड, वैसे ही एक्स पी बेस्ट की जगह पे एक्स जी बेस्ट माइनस एक्स ऑफ टी। तो ये दो इक्वेशंस है जो भी आगे हमारे पास यूज होंगी। अब हम देख लेते हैं इसके एल्गोरिथम को, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम को देखते हैं। तो इसकी इनपुट क्या होगी और इसकी आउटपुट क्या होगी। तो इसकी जो इनपुट होगी वो होगी रैंडमली इनिशियलाइज पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल, के जो पार्टिकल है उनकी हमने इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो रैंडमली इनिशियलाइज की। लेट्स से xi0 प्लस vi0, ये टाइम 0 पे हमने उसकी पोजीशन ले ली और उसकी वेलोसिटी ले ली। आउटपुट हमें क्या चाहिए होगी कि पोजीशन ऑफ अप्रोक्सीमेट ग्लोबल मैक्सिमम, कि जो ग्लोबल मैक्सिमम है, यानी कि जो बेस्ट ऑप्टिमल पोजीशन है वो हमें यहाँ पर चाहिए होगी। उसको मैंने शो किया x स्टार से। अब ये एल्गोरिथम है, वाइल टर्मिनेटिंग कंडीशन इज नॉट रीच्ड, कि एक वाइल का लूप लगा हुआ है जो कि 1 से 8 तक को कवर करेगा। इसके अंदर जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन रीच नहीं हो जाती, यानी कि जब तक हमारे पास जो वो कंडीशन जो हमें चाहिए, जो बेस्ट कंडीशन चाहिए वो नहीं आ जाती, तब तक लूप चलेगा। उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप है फॉर का। अब ये फॉर का लूप जो है वो 1 से लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक चलेगा, यानी कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे ना उतनी दफा ये लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्टिकल के लिए ये लूप चलेगा और सबसे पहले वो फिटनेस फंक्शन निकालेगा उस पार्टिकल का। उसके बाद अपडेट करेगा पर्सनल बेस्ट को और ग्लोबल बेस्ट को हर पार्टिकल की, यानी कि जब भी वो फिटनेस फंक्शन निकालेगा, फिर वो जैसे हमने अपने जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर, लास्ट टॉपिक हमने जेनेटिक एल्गोरिथम का किया था, उसके अंदर भी फिटनेस फंक्शन हमने निकाला था क्रोमोसोम्स का। तो ये इसके अंदर फिटनेस फंक्शन निकालेंगे
और जो पर्सनल बेस्ट की वैल्यू है वो अपडेट होगी, और जो ग्लोबल बेस्ट की वैल्यू है हर पार्टिकल की वो भी अपडेट होगी। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें हैं, आपने करना है अपडेट वेलोसिटी और फिर आपने करना है अपडेट पोजीशन। अब वेलोसिटी कैसे अपडेट होगी उसका हम फॉर्मूला भी देख के आए हैं। वेलोसिटी अपडेट होगी हमारे इससे, सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन उससे, और जो पोजीशन हमारी अपडेट होगी वो एक्स, क्योंकि पोजीशन को शो करता है, जो पोजीशन अपडेट होगी वो फर्स्ट इक्वेशन से होगी। तो इस तरह से करते करते आप हर पार्टिकल के लिए निकालेंगे और पर्सनल बेस्ट और ग्लोबल बेस्ट की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे। एट द एंड जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आती, आप ये काम, आपका ये जो लूप है वो एक्सिक्यूट होता रहेगा, आइटरेट करता रहेगा, और एट द एंड जब आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन आ जाएगी तो आपको भी जो बेस्ट वैल्यूज है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन को, जो कि आखिरी हमारा इसका टॉपिक है। आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन 3 लफ्ज हैं इसके अंदर। आंट कॉलोनी कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर आंट्स रहती है उनकी जो कॉलोनी होती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वो बेस्ट हमने रिजल्ट लेना है। तो आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन ACO स्टडीज आर्टिफिशियल सिस्टम्स दैट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ रियल आंट कॉलोनीज एंड which are used to solve discrete optimization problem। आंट कॉलोनी की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इंस्पायर होता है, हम उसको जो एल्गोरिदम है वो इंस्पायर करता है हमें, जो असल में आंट की जो कॉलोनीज होती हैं, जो कि आंट होती हैं उनकी जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किस तरह से वो सॉल्व होती हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको कुछ 3 डायग्राम्स यहाँ पर शो हो रही हैं जिनका हम डिस्कस अभी आगे भी करेंगे। इसके अंदर हो ये रहा है कि आपके पास n जो है ये शो कर रहा है नेस्ट को, और जो f है ये शो कर रहा है फूड को। तो आपकी आंट्स जो है वो नेस्ट से फूड की तरफ जा रही हैं, इनके A पाथ पे जा रही हैं जो ग्रीन में शो हो रहा है आपको अपवर्ड एरो, और फिर फूड लेके वापस नेस्ट की तरफ आ रही हैं जो आपको ये B में शो हो रहा है। अच्छा, अब आंट्स के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप मेरे माउस की जो पोजीशन है अगर आप उसको फॉलो करें तो ये देखें कि आंट यहाँ से निकल के, इधर से निकल के, इस तरह से जाके, इस तरह से जाके, इस तरह से ऊपर ऐसे भी जा सकती है। आंट अगर आप देखें तो इस तरह से जाके ये लेफ्ट साइड में मुड़ के इस तरह से जाके इधर से भी जा सकती हैं। अगर आप देखें तो आंट लेफ्ट पे मुड़ के ऊपर से फिर लेफ्ट पे मुड़ के इस तरह से भी जा सकती हैं। सो देयर आर सेवरल पाथ्स एक जगह से जो दूसरी जगह जाने के होते हैं, और ये वो चीज़ है जो कि हम भी देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब इन सब रास्तों से आंट जो है वो मूव करती हैं। अब आंट लेकिन ऐसे नहीं होता कि कुछ आंट्स इधर से जाएंगी, कुछ यहाँ से जाएंगी, और यहाँ सारी की सारी आंट्स लेंथी रास्ते से जाएंगी। अभी जो आंट की कॉलोनी में ऑप्टिमाइजेशन होती है वो होती यही है कि जो आंट्स होती हैं वो ऑप्टिमाइज करती हैं अपने पाथ को। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो आंट्स अपने पाथ को ऑप्टिमाइज करती हैं। अगर मैं ये देखें कि N से F पे जाना है, यानी कि नेस्ट से फूड पे जाना है, तो ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है रेड और ब्लैक में, कि जो ब्लैक आंट्स हैं और रेड जो है वो लाइन है, तो ये वो पाथ है जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। आप भी अपनी देख सकते हैं कि ये पाथ भी इसको लेंथी है, ये पाथ भी लेंथी है, तो ये वो पाथ है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो आंट जो है वो ये वाला पाथ चूज करेंगी। तो हमें आंट से इंस्पिरेशन मिलती है इस एल्गोरिथम की कि आंट्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है उस तरह से हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन चीज़ों की भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। It is a population based meta heuristic used to find approximate solution to an optimization problem। इसके अंदर मेटा ह्यूरिस्टिक यूज होता है जो कि हमें चीज़ों को जो पॉपुलेशन बेस्ड होता है कि वो एल्गोरिदम पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है, और वहाँ से हमें फिर किसी भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिल जाता है। द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पाथ फाइंडिंग विद अ वेटेड ग्राफ। ऑफ कोर्स हम इसके ग्राफ बना लेते हैं, वेटेड ग्राफ बना लेते हैं जिस पर वेट लिखे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह के जो डिस्टेंस है उसको शो करते हैं, एंड देन वी विल कैलकुलेट द ऑप्टिमाइज्ड पाथ। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है? सब ऑफ कोर्स द शॉर्टेस्ट पाथ एंड राउटिंग, कि जब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, या आपने राउटिंग करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह की, तो वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ इससे मिल जाता है। उसके अलावा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ दूसरे को असाइन किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें फूड पांडा की, तो फूड पांडा के जो राइडर्स होते हैं, आप जिस जगह ऑर्डर का प्लेस करते हैं, आप जिस रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ से जो करीब तरीन अवेलेबल राइडर होता है उसको वो असाइन हो जाता है पाथ, उसको वो ऑर्डर असाइन हो जाता है। तो ये असाइनमेंट किस तरह से करनी है? और आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अगर एक राइडर पास फ्री है
और एक राइडर 10 किलोमीटर दूर भी फ्री है, तो आप 10 किलोमीटर दूर वाले को वो टास्क असाइन करें। ऐसा करने से ऑफ कोर्स उसको आने में टाइम लगेगा, उसकी जो फ्यूल की कॉस्ट है उसमें वो कंजप्ट होगी। तो वो जो आपके करीब तरीन राइडर अवेलेबल है तो आप उसको वो टास्क असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम यही होती है कि आपने टास्क असाइन कैसे करना है। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी शॉर्टेस्ट पाथ को हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेट प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। आइडिया इसका देख लेते हैं कि आइडिया क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले तो ये है कि द वे आंट्स फाइंड देयर फूड इज शॉर्टेस्ट पाथ इज इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि जो आंट्स अपना फूड फाइंड करती हैं और वो शॉर्टेस्ट पाथ से जाके अपना फूड लेके आती हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर है जो नेचुरली आंट्स में होता है। आंट्स हाइड फेरोमोन्स टू रिमेंबर देयर पाथ। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो अब थोड़ी सी समझने वाली हैं। अब आंट एक रास्ते पे चली तो जाती है, अब आंट को पता कैसे चलता है कि इसी रास्ते पे वापस भी आना है। तो जो आंट्स होती हैं वो अपना जो रास्ता जा रही होती हैं उस पर फेरोमोन्स हाइड कर रही होती हैं। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने की कि आंट्स का ये बिहेवियर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी आंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये नेस्ट है और ये फूड है, जब आंट नेस्ट से फूड पे जाती है, लाइक ये जो स्ट्रेट पाथ है ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है। जब आंट एक नेस्ट से फूड पर जाएगी यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को लेगी, तो जब आंट जा रही होगी ना तो वो इस रास्ते पर थोड़े थोड़े फासले के बाद अपने फेरोमोन्स जो हैं जिसके अंदर उसका मैसेज है वो अपने फेंकती रहेंगी और वो फेंकते फेंकते यहाँ पर पहुँच जाएंगी। ये वैसे ही है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं और आपको वापसी का रास्ता ना पता हो तो आप अपनी जेब में कुछ स्टोन्स रख लें और आप थोड़े थोड़े फासले पे स्टोन्स फेंकते जाए, तो जब आप वापस आएंगे तो आप उन स्टोन्स के पीछे पीछे चलते हुए वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि ये बिल्कुल आंट्स भी ऐसे करती हैं, अब क्योंकि जो फेरोमोन्स होते हैं ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है और ये टाइम के साथ एवेपोरेट हो जाते हैं, ये टाइम के साथ वैनिश हो जाते हैं, उड़ जाते हैं खुद ही। तो इसलिए जब भी आंट अपना फूड लेती है तो वो अपना जो फेरोमोन्स होता है वो उसको देखती है वापस आते हुए, और ऐसा करने में वो अपना जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो उसको देखती है, लॉन्गेस्ट को नहीं देखती। क्योंकि आप सपोज करें कि अगर आंट अपना लॉन्गेस्ट पाथ देख ले और यहाँ पर वो फेरोमोन्स फेंक दीजिए, और अब ये लॉन्गेस्ट पाथ इतना ज़्यादा लंबा हो कि जब भी आंट वापस आए तो इसके वापस आने तक वो जो फेरोमोन्स हैं वो वक्त के साथ खुद ही इवेपोरेट हो जाएं, देन उस आंट को पता ही नहीं चलेगा कि वो फेरोमोन्स ही नहीं होंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पाथ मेरे घर तक मुझे किस रास्ते से लेकर जाएगा। इसलिए आंट्स जो होती हैं वो अपना जो फेरोमोन्स होते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ पे फेंकती हैं ताकि वो इवेपोरेट ना हो और उनको वो फॉलो करते हुए वापस आ जाएं। So shortest paths serve as the way to food for the most of the other ants। और ये जो फेरोमोन्स होते हैं जो ये दूसरे आंट्स को भी हेल्प कर रहे होते हैं। The shortest path will be reinforced by the pheromones further. Finally the ants arrive at the shortest path। So ACO का कंसेप्ट यही था कि ants navigate करती हैं from nest to food source। Ants are blind। Shortest path is discovered via pheromone trails। Each ant moves at random। फेरोमोन इज डिपॉजिटेड ऑन पाथ, जो उस पाथ पे डिपॉजिट किए जाते हैं। मोर फेरोमोन्स ऑन पाथ इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑन पाथ बीइंग फॉलोड। और जब भी उस एक पाथ पर ज़्यादा फेरोमोन्स होते हैं इसका मतलब होता है कि ये पाथ ज़्यादा फॉलो किया गया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 आंट एक ही जगह पर जा रही हैं और वो सारी फेरोमोन्स फेंक रही हैं तो पीछे आने वाली आंट्स देखेंगे कि इस जगह पर क्योंकि फेरोमोन्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये पाथ फॉलो उन्होंने करना है। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको दिखाया था ये आंट अपना पाथ फॉलो करती हैं। तो इसके एल्गोरिथम में भी कुछ ऐसे ही होता है कि पैरामीटर सेट होते हैं, इनिशियलाइज करते हैं फेरोमोन ट्रेल्स को, और ये लूप उस वक्त चलता है जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आ जाती। और इसके अंदर 3 फंक्शंस होती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्ट आंट सॉल्यूशंस, जो कि पार्शियल सॉल्यूशन एक्सटेंडेड बाय एडिंग एन एज बेस्ड ऑन स्टोकेस्टिक एंड फेरोमोन कंसीडरेशन, जो कि एक फेरोमोन को कंसीडर करते हुए जो आपने जो एजेस ऐड किए होते हैं वो होते हैं। अप्लाई लोकल सर्च, हाँ नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल होता है। लोकल सर्च होता है कि आप कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्च जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आम सर्चेस पढ़ी हैं। इसके अलावा अपडेट फेरोमोन्स के, जब भी इंक्रीज फेरोमोन्स ऑफ गुड सॉल्यूशंस डिक्रीज दैट ऑफ बैड सॉल्यूशंस के, जो जब भी आपके फेरोमोन्स होते हैं वो जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर सोल्यूशन अच्छा होता है वहाँ पर फेरोमोन ज़्यादा होते हैं, और जो सोल्यूशन अच्छा नहीं होता वो वहाँ पर फेरोमोन कम होते हैं क्योंकि फेरोमोन एवेपोरेट होते हैं। तो इस तरह से जो आंट्स होती हैं, जो हमारी चूंटियाँ होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं और वो आंट वो जो कॉलोनी है उसकी ऑप्टिमाइज पाथ जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो उसको चूज़ करती हैं।